चलो जी। अच्छा, पार्ट टू में जैसे कि अभी फर्स्ट क्लास के एंड में हमने कहा था कि आपको एक लिंक दिया गया है जिससे आपकी पर्सनालिटी असेसमेंट होगी, पर्टिकुलरली हाउ हु यू आर एज एन इंडिविजुअल। तो अभी हम आपसे बारी बारी आपके आउटकम्स लेते हैं, लेकिन वो बताने से पहले मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है सर आपकी पीपीटी शो नहीं हो रही है। मुझे एक कहता है डोंट सेकंड, स्क्रीन। मैंने अभी शेयर नहीं किया। चलो सर, ठीक है, अब हो रही है? ठीक है, हो रही है। ठीक है जी, स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस सर। ठीक है जी। ओके, सो अबाउट आई वाज टेलिंग यू कि इस पूरी असाइनमेंट का मतलब मकसद क्या है। इस पूरी एक्सरसाइज का मतलब ये है कि टू एक्चुअली नो हु यू आर। ठीक है, आप या तो लाइफ में खुद एक सॉफ्ट हार्टेड हीरो है, या एक डिप्लोमेटिक एडवोकेट है, या यू आर अ मैन ऑफ योर वर्ड्स के नहीं यार। विलन का मतलब बुरा आदमी नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट में। विलन का मतलब उसूल पसंद यहाँ पे कह लो, क्योंकि उसूल पसंदी को यहाँ पे एज विलन ही समझा जाता है इन मॉडर्न सोसाइटी। तो विलन का मतलब यहाँ पे बुरा आदमी नहीं है, टू बी वेरी प्रिसाइज। तो अब देखो, जैसे आप हो और अगर आपसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन उसके अगेंस्ट में काम करवाती है, आपकी विल के अगेंस्ट में काम करवाती है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि यहाँ पे डिलेमा आता है। और इसी वजह से लोग कंपनीज छोड़ देते हैं, इस वजह से एम्प्लॉय जो है वो कोप अप नहीं कर पाते, और यही वजह से कंपनी को लगता है कि एम्प्लॉय सही नहीं है, एचआर ठीक नहीं है, एचआर को लगता है कि कंपनी ठीक नहीं है। यहाँ पे सरवाइव कौन करता है? यहाँ पे आपके परसोना में एडवोकेसी होनी चाहिए, आपके परसोना में एडजस्टमेंट्स होनी चाहिए, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन आपको जैसा चाह रही है आप उसको काम समझ के करें। अगर आप थोड़ा सा भी डिक्लाइन टूवर्ड्स द हीरोइज्म और द विलेनिज्म हुए, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आप वो ट्रांसफॉर्म या ट्रांसलेट नहीं कर पाते जो ऑर्गेनाइजेशंस आपसे विश करती है। तो इसीलिए आपका ये पता होना सबसे पहले, टू स्टार्ट विद आपको ये पता होना कि आप बाय पर्सनैलिटी क्या है, और फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है। देन वो अगर डिफरेंस आप फिल कर पाते हैं या वो गैप आप फिल कर पाते हैं, देन एंड देन ओनली देन आप जो है सरवाइव कर पाएंगे। आई होप आई मेक द पॉइंट। यस सर। इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद सिर्फ ये है कि अगर कंपनी का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में कोई चीज़ ज़्यादा इन्फोर्स की गई है, जिसमें डिसिप्लिन ज़्यादा है, चीज़ें ज़्यादा हैं, और आप थोड़े से समझते हैं कि नहीं जी ये चीज़ मेरे उसूल के खिलाफ है या ये नहीं सही है, तो डेफिनेटली जब आप खुद इसमें एग्री नहीं है तो आप किसी और को क्या कन्विंस करेंगे। तो टू स्टार्ट विद शैन, आपका क्या आया जवाब, हु यू आर? सर मेरा हीरो है सर। ठीक है, देखें, हीरो आने का
कोई गलत बात नहीं है। हीरो का मतलब ये है कि यू आर अ पॉजिटिव थिंकर, यू थिंक कि यार ये लोगों के साथ अच्छा होना चाहिए, ये बेहतरी होनी चाहिए, ये बेनिफिट होने चाहिए, आप सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, ठीक है। अब आप एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे कंपनी आपको बोलती है कुछ हार्ड डिसीजन लेने के लिए कि यार लोगों को निकाल दो, लोगों को ओवर टाइम बंद कर दो, लोगों पे डिसिप्लिन लगाओ, लोगों को और टाइम बाउंड करो, लोगों को प्रेशराइज करो, तो यहाँ पे ये काम आपसे शायद नहीं हो पाएगा। एंड दिस इज वेयर इट्स ऑल स्टार्टेड टू गो डाउन। एम आई राइट और रॉन्ग? Exactly. It's a hard call for me. एग्जैक्टली। सो इसीलिए आप अभी तो ये छोड़ दें कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां पे कितना सिस्टम है या नहीं है, अभी हम सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन टू ह्यूमन में जो आज हम एक नई चीज सीख के जाएंगे, वो सीख के जाएंगे कि जैसे मैंने पहला वर्ड बोला, एचआर इज यू। तो आपकी जैसे सुना होगा ना कि बहुत अच्छी कंपनी है लेकिन फलाना बंदा 2 महीने वो कंपनी छोड़ के चला गया, या फलाना बंदा जो है जी. वो 10 साल से वहां बैठा हुआ है। तो जो 10 साल से वहां बैठा हुआ है, 10 दिन में वहां बैठा हुआ है ना, वो अपनी काबिलियत तो बाद में आती है, पहले उसकी अडॉप्टेबिलिटी है जिसके साथ वहां बैठा हुआ है, कि जिस टाइप का एचआर का बंदा होने चाहिए वो बंदा वो है, तभी वो 10 साल से बैठा हुआ है। क्या अगर मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट टाइम पे छोड़ी है या मैं छोड़ूंगा तो जरूरी नहीं है कि मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ। नहीं भाई, 15 साल के बाद कोई भी मुझे इनकॉम्पिटेंट नहीं कह सकता, लेकिन डेफिनेटली जो उस कंपनी की रिक्वायरमेंट है या जो उस कंपनी का पैरामीटर है, जो उस कंपनी को काम मुझसे चाहिए, वो मैं शायद डिलीवर नहीं कर सकता, क्योंकि डेफिनेटली वो जो जो पैरामीटर है हीरो, एडवोकेट और विलन का, मेन डिफरेंस यहाँ पे आता है। आई होप कि मैंने ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली समझा दिया। Yes, sir. लेकिन सर इसमें एक क्वेश्चन है मेरा कि इसमें क्या कंपनी ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट लाइक जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो भी मैटर करते हैं या नहीं करते? फॉर एग्जांपल अगर मैं एडवोकेट या विलेन या हीरो तीनों में से कोई भी हूँ एंड अगर वो टॉक्सिसिटी पॉलिटिक्स आउटसाइड द डिपार्टमेंट, मतलब एक तो होता है कि कंपनी के अंदर ही चल रहा है कि सीनियर टॉप लेवल मैनेजमेंट भी टॉक्सिक क्रिएट कर रहे हैं, टॉक्सिसिटी कर रहे हैं, एक होता है डिपार्टमेंट के अंदर भी वन बैड फिश वाला एग्जांपल, इस केस में किस तरह होगा? एंड फॉर दैट आउटकम्स आई एम लीविंग द कंपनी. देखो, बात ये है कि ये सब आता है आपके टॉलरेंस लेवल पे, कि आपका टॉलरेंस लेवल कितना है, आप किस हद तक, किस लेवल तक टॉलरेट कर सकते हो इन सारी चीजों को, आप कितने अडॉप्टिव हो, आप कितने फ्लेक्सिबल हो, आप ईंट का जवाब पत्थर से कैसे देते हो, आप कोई चीज आपसे हो रही है आप उसको स्मार्टली कैसे कैटर करते हो, आप अपनी बात को कैसे मनवाते हो, आप पॉलिटिक्स कैसे करते हो, ये सब चीजें आप पे डिपेंड करती हैं। या आप मुझसे मशवरा लेके जाओगे, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आप उस सिनेरियो में हो। ये आपकी पर्सनैलिटी, आपका राइट और रॉन्ग का पैरामीटर ही आपको अलाउ करता है कि आप किस हद तक कौन सी चीज बर्दाश्त कर सकते हो और कौन सी चीज को किस तरह आप जवाब देते हो। सो दिस इज ऑल इन यू एंड अबाउट यू। और Great. हर किसी का एक पैरामीटर होता है। किसी का पैरामीटर जो है वो उसकी सेल्फ स्टीम पे होता है, किसी का पैरामीटर उसके मजबूरी की वजह से उसका कोई पैरामीटर बना ही नहीं पाता हो, कि वो बहुत मजबूर होता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज। जी सरफ, आपने तो लगता है फिल्म बना दी पूरी। नहीं नहीं, मेरा भी वो हीरो ही आया है। जी जी, आपका तो शायद मुझे जिसमें एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड था, क्योंकि बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हार्टेड लोग जो है वो जिंदगी में हीरो ही रहते इट्स अ कर्स. हैं। एग्जैक्टली द पॉइंट। So I really hope, because the point which is common between you and Chayan, that you both are young, quite new to this industry. जब थोड़े बहुत मेरे जैसे हो जाएंगे, मतलब मेरे जैसे तो नहीं, मतलब अल्लाह ना करे आप मेरे जैसे हो, मुझसे अच्छे हो इंशाल्लाह। बट विद टाइम आई रियली विश कि आप लोग थोड़ा सा इस प्रोफेशन को समझें, या रियल लाइफ में भी सॉफ्ट हार्टेडनेस होना चाहिए, ह्यूमन होना चाहिए, बट यू शुड अंडरस्टैंड द कोर रूट ऑफ योर ओन जॉब। अब जैसे सिक्योरिटी का रोल है, सिक्योरिटी का रोल सॉफ्ट हार्टेड रोल लोग नहीं प्ले कर सकते, सही है। सिक्योरिटी इज अ फुल फ्लैश हार्ड कोर जॉब,
जिसमें आपने चोर को पकड़ना है और चोर की ऐसी तैसी करनी है, क्योंकि वो आपका काम है। अगर उसमें आप सॉफ्ट हार्टेड रहेंगे तो कर लिया आपने काम, नहीं कर सकते ना आप काम। और आप अगर आप अपनी खुद की भी बात करें तो क्या आप किसी सिक्योरिटी मैनेजर से ये सुनना एक्सपेक्ट करेंगे, नहीं सर वो बहुत मजबूर था इसलिए मैंने जाने दिया? मतलब जस्ट जवाब दें कि आप ये जवाब एक्सेप्ट करेंगे? नो सर। तो जब आप अपने ऊपर पढ़ने पे, हालांकि ये तो सॉफ्ट बात है, आप तो हीरो हैं, आपके लिए तो बिल्कुल अच्छा किया उसने टेक्निकली, कि नहीं यार उसने तो ह्यूमैनिटी किया, क्या वो तो मजबूर था से छोड़ दिया, उसने मौका दे दिया, तो आप क्यों इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे? तो इसीलिए सारी बात है ना कि आपकी उस रोल से एक्सपेक्टेशन ही यही है। तो सिमिलरली एचआर से भी एक्सपेक्टेशन ये है कि दे हैव टू डू व्हाट इज बेस्ट फॉर बिजनेस, एंड बेस्ट फॉर बिजनेस का मतलब ही ये डॉटेड लाइन में कि देयर आर सर्टेन डिसीजन व्हिच आर हार्ड, बट यू हैव टू टेक noting that this is best for business. Sometimes you not find it well to do it, but you have to do it. जैसे कि एक डिसीजन मेरा अपना खुद का है, वो ये है कि जब भी कोई आदमी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एनुअल वेकेशन भी जाता है, तो क्योंकि सिस्टम कंट्रोल नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं कि हमें उसकी एनुअल लीव का पता होता है, तो द मोमेंट उसकी एनुअल लीव खत्म होती है हम उसकी अनपेड डाल देते हैं सिस्टम में। अच्छा, हमारा कट ऑफ का चक्कर है कि अगर 20 तक है तो है, 21 के बाद उसको पूरी सैलरी, मतलब 21 के 10 तक की एडवांस डेज मिल जाती है। तो अब इस पॉइंट पे अगर मैं ये अनपेड डेज ना करूं तो उस बंदे को लीव पे होने के बावजूद भी 10 डेज की सैलरी मिल जाएगी, और गॉड फॉरबिड वो आदमी स्केप हो जाता है, तो 10 दिन के जो पैसे हैं वो अनरिकवर्ड हो जाएंगे। तो व्हाट आई डिड कि मैंने 21 तारीख से लेके इनफाइनाइट तक अनपेड डाल दी। अगर कोई और मेरा पेरोल चल गया 20 तारीख को, अगर कोई आदमी 24 तारीख को आ भी गया तो उसको अगले दिन के 6 दिन के पैसे कट के मिलते हैं या नहीं मिलते, तो वो हमें कंप्लेन करता है, मैं बोलता भाई वेकेशन थी, अब आप आ गए हो, जैसे ही हम आपकी वेकेशन को अनलॉक करेंगे आपको वो पैसे मिल जाएंगे। अब बहुत सारे लोगों ने मुझ पे इस पे बोला कि आप ये कैसे कर सकते हैं, आप ये, तो मैंने उनको सिर्फ इतनी सी बात बोलता हूँ, आप मुझे ईमेल पे लिख के दे दें कि ये आदमी नहीं भागेगा, या जितने भी लोग हैं वो नहीं भागेंगे, मैं नहीं करूंगा किसी के साथ। क्योंकि जब कोई भाग जाता है तो आप लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि उसको पैसे कैसे मिले, तो जब मैंने ही जवाब देना है तो लेट मी डू व्हाट आई एम डूइंग। और इफ अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझसे सवाल पूछना छोड़ दें, मैं ये करना छोड़ दूंगा। तो आई नो आई एम नॉट डूइंग गुड, बट मुझे पता है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब हम स्मार्ट गोल्स या स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब स्मार्ट का वर्ड लगता टर्म लगती है तो ऑब्जेक्टिव और गोल्स दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। तो कंपनी इसको स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स बोलती है, कुछ इसको गोल्स बोलती है। तो उसमें स्मार्ट हम स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक से। स्पेसिफिक का मतलब ये है कि जी इट शुड बी कॉन्क्रीट, डिटेल्ड, फोकस्ड, वेल डिफाइंड, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड एक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, आप लोग ज़रूर मुझे एज एन नेक्स्ट क्लास से पहले पहले या व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी इस पॉइंट के बना के ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि जब मैं ये कोर्स पढ़ाता था अपने यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में, तो मैं स्टूडेंट्स को डेफिनेटली एक असाइनमेंट देता था ताकि उनका ब्रेनस्टॉर्म हो और एटलीस्ट उनको पता हो कि वेग में और स्पेसिफिक में क्या फ़र्क है। तो आप लोग अपने अपने हिसाब से अपने खुद के ऑब्जेक्टिव्स बनाएं, एंड दैट शुड बी हैविंग द SMART ऑन ईच ऑब्जेक्टिव। फिर मुझसे वो चेक करवाइएगा ताकि एटलीस्ट अगर कोई चीज़ आपसे मिस हो रही हो तो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँ, ताकि अगर आप कुछ सीख पाए ना सीख पाए एटलीस्ट, जब क्योंकि अच्छी कंपनियों में जाएंगे आप तो वहाँ पे सबसे पहले काम ये किया जाता है कि वो आपसे बोलते हैं कि जी यू राइट योर ओन ऑब्जेक्टिव। तो उस वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्मार्ट है। या अगर यू डोंट राइट योर ओन ऑब्जेक्टिव, एटलीस्ट व्हेन समवन एल्स विल गिव यू ऑब्जेक्टिव, एटलीस्ट यू कैन गेज दैट दोज ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। क्योंकि अगर एक भी एलिमेंट मिस हुआ और आपने वो ऑब्जेक्टिव पे एग्री कर गया तो आप फंस जाओगे। अगर वो रियलिस्टिक ही नहीं हुआ, अगर वो मेजरेबल ही नहीं हुआ, अगर वो स्पेसिफिक ही नहीं हुआ, अगर वो टाइम बाउंडेड ही नहीं हुआ और आप एग्री कर गए, तो आप कैसे परफॉर्म करोगे? फॉर सपोज अगर मैं आपकी सिर्फ आपकी बात करता हूँ कि आपको आपका मैनेजर तंग करता है और आपको तरफ से बोल देता है कि यू हैव टू हायर 45
recruitment of sales people within 6 months. I don't think that 45 is a realistic number. ठीक है, तो आपको ये जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि रियलिस्टिक है या नहीं, ये टाइम जो दिया है ये टाइम सही है या नहीं, ये अचीवेबल है या नहीं, ये मेजरेबल है या नहीं, ये स्पेसिफिक है या नहीं, ये ऑब्जेक्टिव, और आप उस पे एग्री कर गए, तो डेफिनेटली आप जो है वो अपने साथ खुद ज्यादती करें। तो दैट इज वाई ये टॉपिक ये समझना सिर्फ हमें कंपनी के लिए नहीं है, हमारे अपने खुद के लिए भी बहुत बड़ी लर्निंग आज के सेशन में, कि हमें ये टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए कि कोई भी आपको काम दे, कोई भी काम दे, कोई भी ऑब्जेक्टिव दे, कोई भी टास्क दे, तो यू हैव टू चेक दैट इट शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंडेड। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मेजरेबल पे। मेजरेबल पे की बात आती है क्वांटिफिकेशन की, जी क्वांटिफाई होना चाहिए कि आप उसको गेज कर सके कि जैसे कितनी हायरिंग करनी है, कितना मेरा जो पेरोल बना रहा हूँ तो पेरोल जो है वो कितने एरर्स तक मुझे अलाउ है, ठीक है ना, मेरा जो डिस्क्रिपेंसी है वो 2% तक अलाउ है, 3% तक अलाउ है, ये जो पेरोल डेट है वो 25 ऑफ द मंथ है, मतलब वो सारी चीज़ें जो जो मैं मेजर कर सकूं कि हाँ यार कि मैं अगर मैं 25 को तनख्वाह दे रहा हूँ और मेरी जो तसल्ली की एक्यूरेसी है वो 99% है या 98% है, तो इसका मतलब कि मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ। उसके बाद है अचीवेबल। अचीवेबल यार रियलिस्टिक बात होनी चाहिए कि भाई मैं वो कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि आप मुझे बोलो कि एक महीने में 45 लोग हायर कर दो, कैसे हायर होंगे? ठीक है, और रियलिस्टिक उसमें और ये है कि जी वो ऐसा होना चाहिए ना कि आपको रियल लगे, कोई फिल्मी बात ना लगे। ठीक है, अब आप बोलो कि नहीं जी आपने ऐसे लोग लेके आने हैं, हायर करने हैं जो आपका बिजनेस जो है वो एक महीने में 300 मिलियन से इंक्रीज कर दे, कैसे होगा ये? मतलब ये बात रियलिस्टिक ही नहीं लग रही है, तो कोई फिल्मी ऑब्जेक्टिव ही नहीं लग रहा है। सही है, तो ये उसका डिफरेंस है अचीव और रियलिस्टिक में। और मैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है टाइम बाउंडेड, कि हाँ यार वो एक टाइम स्टार्ट और एंड टाइम होना चाहिए कि जी इस वक्त स्टार्ट हो रहा है और 3 महीने में, 6 महीने में, 10 दिन में, 8 दिन में, 2 हफ्ते में, इस तरह मुझे वो काम करना। तो जब तक कोई भी टास्क, इवन कि आपकी रियल लाइफ में भी जो भी टास्क आपको दी जाती है, जो भी काम आपको दिया जाता है, दैट शुड ऑल बी स्मार्ट। जी, अब आप मुझे बताएं कि स्मार्ट अंडरस्टैंड करने में कोई सवाल, प्लीज। और फिर आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोग एटलीस्ट 3 से 5 अपने खुद के ऑब्जेक्टिव बनाएं 2026 के, कि जो 2026 में आपको अचीव करने, ताकि हम उसको चेक कर सकें कि वो स्मार्ट है या नहीं। जी, हेलो, हेलो। जी, जी सर। समझ में आया आपको? जी। तो जो टास्क दिया है उसको भी अचीव कर लीजिएगा। ये ऑफ कोई वो नहीं, मतलब नंबर तो नहीं दूंगा आपको, लेकिन मैं आपको सपोर्ट जरूर कर दूंगा टू नो दिस कि आप लोग ऑन ट्रैक हैं या नहीं है इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल सेशन में करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चले। हमारे पास टाइम कम है, मतलब मैं अभी आपको अभी करवा देता हूँ, हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो बस प्लीज़ आप अपने खुद के 2026 के कुछ गोल्स बना के, स्मार्ट गोल्स बना के उसे शेयर कर लीजिएगा, ताकि एटलीस्ट जो कॉन्सेप्ट है स्मार्ट का, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंडेड, ये आपको पता होना चाहिए। और इवन के आप से कल से ऑनवर्ड जब भी आप कोई आपका मेजर टास्क दे, तो आप ये अप्लाई जरूर कर लें कि ये उसमें, और अगर इसमें कोई भी एक एलिमेंट मिस है तो आपसे जाके सवाल पूछे कि सर ये रियलिस्टिक नहीं है, ये अचीवेबल नहीं है, इस पर टाइम बाउंडेड नहीं है, इसकी क्वान्टिफिकेशन नहीं है, ये स्पेसिफाई नहीं है, तो सामने वाले बोलेगा नहीं भाई ये कोई पढ़ लिखी है, ये पढ़ा लिखा है। ठीक है, जी। ठीक है जी। Next in line, why performance management strategies are important? Definitely, it is important for employee engagement, retention, succession planning.
इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है, करियर डेवलपमेंट में आसानी होती है, और सक्सेशन प्लानिंग में आसानी होती है कि आपको ये पता होता है कि यार हु इज़ रेडी, जो मतलब जो क्वांटिफाई कर रहा है, जो परफॉर्मेंस अचीव कर पा रहा है, आपको पता है कि हाँ यार ये आदमी है जो कि अब रेडी है अगले लेवल पे जाने के लिए। अब ये प्लीज नोट कर लें, ये प्लीज नोट कर लें, ये स्पेसिफिकली मैंने बनाई है, खुद से बनाई है आप लोगों के लिए, ठीक है। थिंक ऑफ अ गोल एज अ डेस्टिनेशन, objective as a roadmap, and KPI as a speedometer that shows whether you are on track. ये लाइन याद रखें, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। गोल कहाँ जाना है, ऑब्जेक्टिव कैसे जाना है, केपीआई ट्रैक करने के लिए कि आप उस जगह पे उस स्पीड के मुताबिक चल रहे हैं, कि सही टाइम पे सही जगह पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। Goals, where you want to go. Objective, what will you do to get there? Step and action. KPI, how will you measure your success? कि आप वो जो जो स्टेप्स ले रहे हैं या जो जो जिस गली में मुड़ रहे हैं वो सही मुड़ रहे हैं या गलत मुड़ रहे हैं। इसकी एग्जांपल ले लें आप। गोल्स, इंक्रीज ओवरऑल कंपनी रेवेन्यू, ठीक है, ये बहुत वेग था। ऑब्जेक्टिव, एक्सपेंड सेल्स इन द मिडिल ईस्ट बाय 20%। तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया, मेजरेबल कर दिया, मैंने बोला कि भाई कहाँ करना है, स्पेसिफिकली मिडिल ईस्ट की मार्केट में कितने से करना है, 20% से, किस वक्त करना है, 2025 पे। तो ये अचीवेबल भी और रियलिस्टिक भी है। अब डेफिनेटली इसका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होगा कि 10 मिलियन जो है वो Q4 में मैं अचीव कर पाऊँ, क्योंकि बाकी में 3 में मैं कर चुका हूँ, तो फिर मैं Q4 में ये कर लूंगा, तो मैं अचीव कर लूंगा इसको टोटल। अगर मैं 3 क्वार्टर में नहीं भी कर पाया तो मेरा अब लेस रह गया है 10 मिलियन। अब मुझे 10 मिलियन ही का टारगेट रह गया है, वो मुझे Q4 में कर, वो मैं कर लूंगा तो मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। क्लियर? कोई सवाल? जी सर, फिलहाल तो नहीं। ठीक। अच्छा जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोड मैप है, इसको भी आप जरूर रिव्यू कीजिएगा। इसको हो सके तो आप अपनी टेबल्स पे इसका प्रिंट निकाल के लगा दीजिएगा। ये आप लोगों को हमेशा याद दिलाएगा कि पूरा साइकिल होता कैसे है, कि इट्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम स्मार्ट गोल्स, फिर डेफिनेटली कंटिन्यूस फीडबैक्स, फिर एम्प्लॉय के फीडबैक्स की बेस पे उसके डेवलपमेंट प्लान्स, कि फॉर सपोज अगर फीडबैक आया है कि यू आर नॉट गुड इन एक्सेल, तो तुम्हारा डेवलपमेंट प्लान ये है कि मैं तुम्हें एक्सेल सिखाऊं और तुम्हें एक्सेल के पे और तुम्हारी स्किल्स डेवलप हों, ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हारे टोटल 360 पे अक्रॉस द पेयर तुम्हारा फीडबैक लिया जाए कि हाँ जी, क्लाइंट से, डिपार्टमेंट हेड से, डिपार्टमेंट मैनेजर से, कि हाँ जी ये इसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। उसकी बेस पे तुम्हारा फिर जो है वो रिव्यूज कंडक्ट हो। फिर अगर तुम सही चल रहे हो तो तुम्हें उस पर रिवॉर्ड्स दिए जाएं। उसके बाद डेफिनेटली फिर ये कन्वर्ट हो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो सॉफ्टवेयर तुम्हारा प्रॉपर विदाउट बाइसनेस एक आउटपुट निकाल के दे। फिर 8 पे आता है कॉम्पिटेंसीज बेस, क्योंकि इसमें हम इस मैकेनिज्म में हम नॉर्मली जो मैं या हम जो सॉफ्टवेयर्स हैं, दे आर यूजिंग अ कंबाइंड मेथड, जिसमें एमबीओ प्लस कॉम्पिटेंसीज, एमबीओ का मतलब ऑब्जेक्टिव प्लस कॉम्पिटेंसी को मिला के हम परफॉर्मेंस एवेल्यूशन रन करते हैं, जिसमें आपकी 60% जो है वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और 40% ह्यूमन टच डालते हैं, जिसमें आपकी कॉम्पिटेंसीज बेस्ड जज होती हैं। वरना अगर हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस्ड करें तो हर आदमी ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेगा, तो डेफिनेटली वो हर आदमी प्रमोशन मांगेगा। तो इसलिए फिर उसकी कोर कॉम्पिटेंसीज को भी जज किया जाता है, जिसकी बेस पे मेन डिफरेंशियल इम्पैक्ट आता है, ठीक है। ये उसके बाद OKRs भी होते हैं, OKRs पे तीस वो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हम कॉम्पिटेंसी मैनेजमेंट तक भी हम जा सकते हैं। यहाँ तक कोई सवाल? नहीं। ठीक है ना। OKRs पे भी नोट कर लें, ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट्स, जिसको हम KPIs भी बोलते हैं। तो ये OKRs होते हैं जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं। ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट्स इज द फुल फॉर्म ऑफ OKRs। अब हम बात करते हैं
की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की जिसको एग्जाम्पल के साथ तो मैंने आपको शेयर कर ही दिया, लेकिन फिर भी आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। KPIs की फुल फॉर्म है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आर मेजरेबल वैल्यूज दैट शोज हाउ इफेक्टिवली इंडिविजुअल टीम और ऑर्गेनाइजेशन इज अचीविंग देयर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। दे ट्रांसफॉर्म गोल्स इनटू क्लियर ट्रैकेबल मैट्रिक्स। जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैंने आपको एक नंबर ऑफ पीपल हायर करने के लिए बोला है फॉर 6 मंथ्स, तो आप मंथली ट्रैक कर रही हैं कि आप मंथली कितने हायर कर पा रही हैं या कितने लोग आपको नेक्स्ट मंथ ज्वाइन करेंगे। तो आपको इजीली पता चल जाएगा अगर आप इसी नंबर्स पे चलती रहेंगी तो डेफिनेटली आप विद इन 6 मंथ्स या 6 मंथ्स के एंड में आप अपना टारगेट अचीव कर लेंगी। तो दिस इज द कोर यूजफुलनेस ऑफ KPIs। इससे आसान शायद मैं नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, उसके बाद है जी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन। परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो आउटकम होता है वो परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन होती है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ असेसिंग एम्प्लॉइज वर्क अगेंस्ट दीज KPIs एंड अदर स्टैंडर्ड। It helps identify strength and area for improvement and guide decision on training, rewards and promotions. अच्छा जी, आपके इंडिकेटर सेट कैसे किए जाते हैं? आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए। जैसे आपका पूरा स्मार्ट, अगर पूरा आपका स्मार्ट मैकेनिज्म अप्लाई हुआ है तो डेफिनेटली उसकी बेस पे आप अपने ट्रैकेबल इंडिकेटर्स बना सकते हैं जो कि गेजेबल हों कि हाँ भाई मैं इतना इतना अचीव करूँगा बिट एंड पीसेस में। मैं इतना इतना करूँगा। फॉर सपोज अगर आपको 5 लीटर पानी पीना है तो आप एक दिन में 8 घंटे में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको 2 घंटे के अंदर कितना लीटर पानी पीना है। अगर आप उतना लीटर पानी 2 घंटे में पियेंगे तो डेफिनेटली आप 8 घंटे के अंदर अंदर आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आप डेफिनेटली अगर आपने पूरे 6 घंटे में 1 लीटर पिया है तो बाकी 4 लीटर आखिरी घंटे में पीना तो आपके लिए भी इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, क्योंकि हम एक ओवरहॉलिंग बात कर रहे हैं, डेफिनेटली ये भी परफॉर्मेंस एवेल्यूशन एक बहुत टॉपिक है जिसमें परफॉर्मेंस एवेल्यूशन कैसे की जाती है और क्या होती है वो डेफिनेटली इंशाल्लाह जब आप लोगों के साथ डिटेल में बात होगी तो हम उसको ज़रूर पढ़ेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ हम एक बाय डिफ़ॉल्ट व्हाट इट इज़ द कॉन्सेप्ट इट इज़ हम उसकी बात कर रहे थे। तो उसमें हमने परफॉर्मेंस एवेल्यूशन मैनेजमेंट उसकी टेक्निक्स वगैरह सीखी हैं और KPIs की हमने बहुत डिटेल में बात कर ली है। तो ये सारी चीज़ें ये ज़िंदगी में भी अप्लाई होती है कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं या कोई भी ऑब्जेक्टिव बनाया है अपने लिए, तो उसको ब्रेक डाउन करके उसके इंडिकेटर्स बनाएं जिससे आपकी परफॉर्मेंस एवेल्युएट हो कि आप जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है वो आप अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वाई आर KPIs important? Because it helps you to track your performance, it helps you for decision making। ठीक है, ये आपके ट्रबल्स जहाँ जो आप लैग कर रहे हैं वो बिल्कुल आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। अकाउंटेबिलिटी रहती है कि यार किसकी वजह से वो काम नहीं हो पा रहा, कौन आपका रोड ब्लॉक बन रहा है ताकि वो वक्त खत्म होने से पहले पहले वो रिजॉल्व हो जाए। अगर कोई इंटर डिपार्टमेंटल डिपेंडेंसी है और आप उसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली उस मीटिंग में आप बताएंगे कि हाँ भाई इसकी वजह से हम ये काम नहीं कर पा रहे, ताकि वो मसले भी हल हो जाए। और मेक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप उसका जो इम्पैक्ट है वो आप मेजर कर सकते हैं। तो ये एक सेशन रहा है ओवरऑल जिसमें हमने ये डिस्कस किया है कि हम ओवरऑल परफॉर्मेंस एवेल्यूशन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को किस तरह से समझ सकते हैं। तो आई होप कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। तो अगर किसी का कोई और सवाल है तो ज़रूर मुझसे पूछें बिफोर वी एंड दिस सेशन। जी सर। जी सर। जी, कोई सवाल, कोई फीडबैक? नहीं, इट वाज गुड। फिलहाल तो सवाल नहीं है,
but I will do make notes after watching the videos more.